तो सत्र शुरुआत करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री वरेश जी को, जो आएंगे और संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया विशेषण पर प्रकाश डालेंगे। वरेश जी। नमस्कार साथियों। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आलोक में हिंदी व्याकरण की अवधारणा की समझ विकसित करने के लिए 5 दिवसीय ऑनलाइन प्रशिक्षण के दूसरे दिन प्रथम सत्र में मैं वरेश कुमार, सहायक अध्यापक, पूर्व माध्यमिक विद्यालय रतनपुरा पनियरा महाराजगंज, आप सभी को प्रणाम करता हूं। और डाइट प्रचार महोदय, मुख्य प्रवक्ताओं अरुण मिश्रा जी, राम जी सर, सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करते हुए मैं आज का सत्र शुरू कर रहा हूं। साथियों, हम सभी जानते हैं कि हमारे परिषदीय विद्यालय में हिंदी की पाठ्य पुस्तक है, जिसमें व्याकरण की अवधारणाएं भी प्रश्न अभ्यास के रूप में सम्मिलित हैं। और इसी पाठ्यक्रम में भी जो अवधारणाएं दी हुई हैं वो अलग अलग जो हमारी पुस्तकें चल रही हैं कक्षा 6, 7, 8 में, मुख्य रूप से अक्षरा, प्रज्ञा और दीक्षा, जो आप सभी जानते हैं, उसमें अलग अलग चैप्टरों में अलग अलग व्याकरण की अवधारणाओं को दिया गया है प्रश्न उत्तर के माध्यम से। आज हम जो मुख्य रूप से चर्चा करेंगे वो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया विशेषण पर, जिस पर कल हमारे डाइट प्रवक्ता अरुण मिश्रा जी ने किया था, लेकिन बहुत लोगों का फोन आया और बहुत लोगों ने उस पर फिर से जानने की कोशिश की, क्योंकि प्रथम सत्र कुछ लोगों का छूट गया था। और तो उसको मैं थोड़ा सा रोचक स्थिति बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। और मैं थोड़ा सा, हम लोग ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि कल जो चीजें समझ में आई आपको, तो आपको चैट के माध्यम से आप उसकी थोड़ा प्रश्न उत्तर के उत्तर भी देंगे, जिससे मुझे पता चलेगा कि आप लोग जुड़े हुए हैं लगन से और उसको सुन रहे हैं और समझ रहे हैं। तो आज हम शुरू करते हैं संज्ञा जी, संज्ञा के बारे में। तो साथियों, आप सभी जानते हैं कि शब्द वर्णों के मेल से बनते हैं या ध्वनियों के मेल से बनते हैं, और जब वही शब्द वाक्य में प्रयोग होते हैं तो हम उन्हें पद कहते हैं। वाक्य के इन पदों के बारे में या उनके विशेषताओं के बारे में हमें स्वयं भी जानना होता है और बच्चों के साथ साझा भी करना होता है, ताकि बच्चे भी उन विशेषताओं को जान सकें, साथ ही उन्हें चिन्हित कर सकें, और तीसरे स्तर पर उन्हीं पदों का विशेषताओं के आधार पर प्रयोग करने की अगर बात हो तो प्रयोग भी कर सकें। सामान्यतः देखा जाता है कि जब हम एक शिक्षक के रूप में कक्षा कक्ष में व्याकरणिक पक्षों को रखने की कोशिश करते हैं तो मन में एक कार्य योजना बनती है कि आज मैं बच्चों को अमुक व्याकरणिक बिंदुओं से परिचय कराऊंगा, जैसे संज्ञा हुआ या सर्वनाम हुआ या क्रिया हुआ, इस पर बात करूंगा। ऐसे वो एक मुद्दे को उठाता है और प्रयास करता है कि उसकी समझ बच्चों में विकसित करे। लेकिन हमें व्याकरण अलग से पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, खास करके प्राइमरी और जूनियर स्तर की जब हम बात कर रहे हैं। हमारे जो भिन्न भिन्न विधाओं के साथ पाठ दिए गए हैं हमारे पाठ्य पुस्तकों में, उनके साथ ही व्याकरणिक पक्ष की विशेषताओं पर चर्चा कर सकते हैं। आइए इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए हम संज्ञा पढ़ाना चाह रहे हैं, तो इसके 2 तरीके हो सकते हैं। एक तरीका तो ये हो सकता है कि संज्ञा की परिभाषा बोर्ड पर जाके लिख दिया गया और बच्चों से कहा गया कि उसे याद करें और उसके कुछ उदाहरण दे दिए। दूसरा एक विधि हो सकती है कि हम कक्षा कक्ष में बच्चों से कहें कि जो उपस्थित वस्तुएं हैं उनके नाम लिखे आप। तो हम देखेंगे कि बच्चे सभी जो भी लिखना जानते हैं कक्षा कक्ष में, वो सभी बच्चे एंगेज हो जाएंगे उन वस्तुओं के नाम लिखने के लिए। और कक्षा कक्ष में बहुत सारी वस्तुएं उनको जो दिखाई देंगी उनके नाम वो लिखेंगे। उसके बाद हम कह सकते हैं बच्चों से कि अपने कुछ मित्रों के नाम लिखें, गांव के नाम लिखें, जनपद के नाम लिखें। और इसी को विस्तार देते हुए हम बाद में कह सकते हैं कि बच्चों, जो आपने लिखे हैं, जो वस्तुओं के नाम लिखे हैं, जो आपने अपने मित्रों के नाम लिखे हैं,
जो गांव के स्थानों के नाम आपने लिखे हैं, ये सब क्या है? यही संज्ञा है। हमें एनईपी 2020 में ये भी कहा गया है कि रटंत विद्या की अपेक्षा हमें गतिविधि के माध्यम से बच्चों के बीच में अवधारणाओं की समझ को विकसित करना है। तो यहाँ पर थोपना नहीं है, बच्चों को बोलने के भरपूर अवसर देने हैं। और जब हम संज्ञा की जनरलाइज करें हम, तो हम कह सकते हैं कि बच्चे, जो आप ये बोल रहे थे, जो वस्तुओं के नाम, जो मित्रों के नाम, जो गांव के नाम, जनपद के नाम, यही तो संज्ञा है। तो ये तो आप ही कह रहे थे। तो इस तरह से हम बच्चों के बीच में संज्ञा की बात कर सकते हैं। आइए हम थोड़ा सा गतिविधि के माध्यम से थोड़ा सा देखने की कोशिश करें। आपके सामने एक ये चित्र दिख रहा होगा, या चैट बॉक्स में आप लिखें कि आपको क्या क्या चीजें दिखाई दे रही है। हम बच्चों से इस तरह से बच्चे से पूछ सकते हैं, थोड़ी देर के लिए हम सभी, आप जो यहाँ पर जुड़े हुए हैं, हम थोड़ा बच्चे बनते हैं और थोड़ा देखने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या चीजें आपको दिख रही हैं। तो कृपया करके आप चैट बॉक्स में लिखने की कोशिश करें। जी, कुछ लोग कह रहे हैं कि आवाज नहीं आ रही है सर। बिल्कुल सर, चिड़िया दिखाई दे रही है, कार दिखाई दे रहा है, सूर्य दिखाई दे रहा है। धन्यवाद रविंद्र शर्मा जी। और भी बहुत चीजें आप लोगों को दिख रही होंगी सर। झोपड़ी है, पेड़ है, आम है, बच्चे हैं, साइकिल है, हैंडपंप है। जी, आपके चैट बॉक्स में जो आप लोग लिख रहे हैं, तो काफी अच्छा लग रहा है कि आप इंटरेस्ट ले रहे हैं और थोड़ा गतिविधि के माध्यम से करेंगे। हम बच्चों को थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे संज्ञा क्या है। जी, महिला है जी, हर्षिता जी, धन्यवाद। इसको हम लोग एक तो ये माध्यम हो सकता है कि कक्षा कक्ष वस्तुओं की बात कर रहे हैं हम लोग। जी जी, पेड़, पानी, बत्तख, जी, घर, बिल्कुल सही बात। तो हम लोग इसको इस तरह से भी देख सकते हैं, बच्चों के बीच में एक कविता हम रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए, नाव चली, नानी की नाव चली, नानू की नानी की नाव चली, लंबे सफर पे नाव चली, सामान घर से निकाले गए, नानी के घर से निकाले गए, इधर से उधर से निकाले गए, नानी की नाव में डाले गए। अब बच्चों से पूछ सकते हैं क्या क्या डाले गए। एक छड़ी, एक घड़ी, एक तलवार, एक सलवार, एक झाड़ू, एक आड़ू, एक संदूक, एक बंदूक, एक ढोलक, एक बीन, एक घोड़े की जीन। इस तरह से अगर हम बच्चों के सामने एक कविता के माध्यम से रखें और बच्चों से पूछें कि बच्चों बताओ कि नानी की नाव में क्या क्या चीजें डाली गई, तो बच्चे बताएंगे छड़ी, घड़ी, तलवार, भालू, तोता, जंजीर, जो भी चीजें हमने कविता में बात की हैं। और फिर बाद में हम बच्चों से कह सकते हैं कि बच्चों, ये जो आप चीज बता रहे हैं, या तो ये किसी व्यक्ति का नाम है, या तो ये किसी वस्तु का नाम है, या तो ये किसी प्राणी का नाम है, भाव का नाम है, स्थान का नाम है। तो ये सारी चीजें ही संज्ञा है। तो हमें संज्ञा की परिभाषा रटाने की जरूरत नहीं है, और बच्चे स्वतः इसको बाद में आप कह सकते हैं किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, पशु पक्षी आदि तथा नाम के गुण, धर्म या स्वभाव को बोध कराने वाले शब्द जो होते हैं वो संज्ञा कहलाते हैं। तो यहां आप देख रहे हैं कि हमने संज्ञा की परिभाषा बच्चों की गतिविधि की बात करने की कोशिश की। मैंने 1-2-3 उदाहरण आपके बीच में रखे। इसके बाद हम एक और गतिविधि अपना सकते हैं। हम बच्चों को कुछ कार्ड बना के, जैसे सूर्य, लड़का, चांदी, पेड़, महेश, जो मैंने अभी लिखे हुए हैं आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, लखनऊ, झुंड, पार्टी, सोना, हिमालय, दूध, टोली, बुढ़ापा, अनाज, बनारसी आदि ये दिए हुए हैं। इस तरह के कार्ड आप बना सकते हैं और बच्चों से कह सकते हैं कि बच्चों, आप इसको बताइए कि इसमें क्या क्या किस चीजें के नाम है, कौन से इसमें व्यक्ति के नाम है, कौन से वस्तु के नाम है। तो इस तरह से आप उसमें बच्चों से पूछ सकते हैं।
और इसको फिर हम आगे और इस्तेमाल कर सकते हैं। हम देखेंगे जब हम संज्ञा के भेद के बारे में बात करते हैं तो हम देखेंगे संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कभी कभी किसी व्याकरण की किताबों में हम देखेंगे मात्र 3 भेद की बात करते हैं, जिसमें व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक की बात करते हैं। लेकिन समूहवाचक और द्रव्यवाचक भी 2 संज्ञा के भेद हैं, जिन्हें जातिवाचक संज्ञा में ही किसी किसी व्याकरण की पुस्तकों में किसी किसी में रखा गया है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जो किसी विशेष नाम से, प्राणी के नाम से, स्थान के नाम से, वस्तु के नाम से जो होते हैं, जो बताते हैं संज्ञा के बारे में, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे किसी बच्ची का नाम हो सकता है, किसी लड़की का नाम हो सकता है रमा, लाल किला, महाभारत एक पुस्तक का नाम है, विशेष नाम है, महाराजगंज जैसे हमारे जिले का नाम है, हिमालय पहाड़ का नाम है। जातिवाचक संज्ञा की जब हम बात करते हैं तो जिन शब्दों से किसी प्राणी, पदार्थ या समूह की जाति का बोध होता है, पूरी जाति का बोध होता है, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हम जब मनुष्य जाति की बात करते हैं साथियों, कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से थोड़ा सा हम लोग डिस्टर्ब हो गए। बस 2 सेकंड में हम लोग थोड़ा सा फिर से कर रहे हैं। आप चैट बॉक्स के माध्यम से जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है आपके रिस्पांस जो बीच बीच में आ रहे हैं। डाइट में वो रिकॉर्ड भी हो रहे हैं। राम जी नोट भी कर रहे हैं कौन कौन लोग जुड़ के और प्रश्न के उत्तर दे रहे हैं। इसमें कोई ऐसी मतलब टेस्टिंग नहीं है, लेकिन ये पता चल रहा है कि आप लोग दिल से जुड़े हुए हैं। और तो हम लोग संज्ञा के भेद के बारे में बात कर रहे थे, और उसमें हम लोग ने देखा व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में हमने बात की। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। जब हम बात करते हैं तो जिन शब्दों से किसी प्राणी, पदार्थ या समूह की जाति का बोध होता है, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसमें हम मनुष्य जाति के रूप में देख सकते हैं आदमी, औरत, लड़का, भाई बहन, पति पत्नी, या आदमी, माता पिता, इस तरह से मतलब ये हमारे जातिवाचक संज्ञा के रूप में आते हैं, जो संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं। इसमें कबूतर, माली, पर्वत, मनुष्य, नगर, किताब आदि भी। तीसरा जो है वो है द्रव्यवाचक संज्ञा। वे द्रव्य पदार्थ जिन्हें हम नाप या तौल सकते हैं, वे द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। इसमें हम देख सकते हैं, विभेद कर सकते हैं धातुओं के नाम, जैसे सोना, चांदी, पीतल, कांसा, लोहा। कुछ खाद्य पदार्थ, खाद्य वस्तुओं के नाम इसमें आते हैं, जैसे दूध, पानी, तेल, घी। कुछ पदार्थ के नाम आ सकते हैं, जैसे हवा, गैस, आटा, तिल आदि। इसी तरह से समूहवाचक संज्ञा आते हैं, जिसमें हम एक समुदाय अथवा समूह का हमें बोध होता है, जिसमें व्यक्तियों के, अगर हम बात करें व्यक्तियों के समूह की बात हम करें तो सभा, परिवार, कक्षा, दल, गिरोह, संघ या वर्ग की बात करते हैं। कुछ वस्तुओं के हम अगर समूहवाचक के रूप में बात करते हैं तो हम कह सकते हैं गुच्छा, पुंज, ढेर। इस तरह के हम ये समूहवाचक की बात कर सकते हैं। और अंतिम जो पांचवा भेद है वो है भाववाचक संज्ञा। उन गुणों का बोध जिनका अनुभव हमारा मन या हृदय कर सकता है, किंतु हम उन्हें ना तो स्पर्श कर सकते हैं और ना देख सकते हैं, उन्हें हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब जैसे इसमें क्रोध, प्रसन्नता, प्रेम, आश्चर्य, ये सब हमें भाव का बोध करा रहे हैं। उसी तरह से सुंदरता, ईमानदारी, ये हमें गुण
दर्शाते हैं। बुढ़ापा, बचपन, सुख, ये सब हमें अवस्था के दर्शाते हैं। तो ये हमारे भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जो भाववाचक संज्ञा है वे कभी जो है वो प्रत्यय लगा के, जैसे जातिवाचक संज्ञा में या सर्वनाम में या विशेषण में या क्रिया में प्रत्यय लगाकर भी बनाए जाते हैं। जैसे कुछ उदाहरण के रूप में हम देखने की कोशिश करते हैं। जातिवाचक संज्ञा में हम जब बात करते हैं तो बच्चा, और बच्चा में हम पन जब प्रत्यय लगाते हैं तो बचपन, ये भाववाचक संज्ञा बन जाता है। इसी तरह से युवा में प्रत्यय लगाते हैं अन, तो ये यौवन बन जाता है, जो भाववाचक संज्ञा है। पुरुष में अ लगाते हैं तो उसे पौरुष कहते हैं। स्त्री में त्व लगाते हैं तो स्त्रीत्व बन जाता है। इसी प्रकार हम देखेंगे सर्वनाम, तो सर्वनाम में भी अपना में हम पन लगाते हैं, सर्वनाम, तो अपनापन भाववाचक संज्ञा बन जाता है। मम में हम ता लगाते हैं तो ममता बन जाता है। अहम में हम कार लगाते हैं तो अहंकार बन जाता है। इसी तरह से विशेषण, हम आगे और बात भी करेंगे हम सर्वनाम और विशेषण पर, तो लेकिन यहाँ पर मैं बता रहा हूं भाववाचक संज्ञा में जब हम यहाँ पर प्रत्यय कैसे लगाते हैं। तो विशेषण में जैसे छोटा, तो इसमें पन लगाते हैं तो छुटपन। मीठा में आस, मिठास। सुंदर में ता लगाया, सुंदरता। इसी प्रकार से क्रिया, क्रिया में हम घबरा के साथ जब आहट लगाते हैं तो घबराहट हो जाता है। मिल, आवट, मिलावट। लिख, आवट, लिखावट। तो इस तरह से हम जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया के माध्यम से प्रत्यय लगाकर हम लोग भाववाचक संज्ञा भी बनता है। कुछ भाववाचक संज्ञाएं होती हैं जो स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं, जैसे सुख, दुख, स्नेह, प्रेम, दुलार, नींद, रोग आदि। और कभी कभी इसका पलट भी होता है, जैसे स्वतंत्र जो भाववाचक संज्ञा मैंने बताया, जैसे सुख, तो इसमें प्रत्यय जब लगा देते हैं तो विशेषण बन जाता है। जैसे सुख में ई जुड़ गया, सुखी, तो सुखी जो है वो विशेषण बन जाता है। तो हम जब शब्द संपदा का जब हम विषय लेंगे, जब हम आगे आप लोग के बीच में जब चर्चा करेंगे, तो इसमें देखने की कोशिश करेंगे कि हमारा व्याकरण जो है, हमारा हिंदी व्याकरण कितना साइंटिफिक है और किस तरह से शब्दों का हम लोग इस्तेमाल जब करते हैं तो व्याकरण के किस भेद में हम इसको रखें, कहाँ रखें, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु हो जाता है। आगे थोड़ा सा हम और आगे समझने की कोशिश करते हैं। अभी इस पर हमने चर्चा की आपकी जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक, मनुष्यता, यौवन, बालकपन, मित्रता, पौरुष। इस पर सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा ममता, ममत्व, अहंकार, सर्वस्व, निजता। विशेषण से भाववाचक संज्ञा की जब बात करते हैं खटास, निपुणता, जो आजकल हम लोग निपुण भारत की बात भी कर रहे हैं, अच्छाई, बड़प्पन। क्रिया से भाववाचक की बात हम लोग कर रहे थे, मुस्कान, उड़ान, हंसी। और कुछ स्वतंत्र भाववाचक संज्ञा की हमने बात की। जी, आप लोग का एक मैसेज आया है कि जो कबूतर जी जातिवाचक है सर। आगे इस पर हम लोग बात अगर प्रश्न 70 में कर लेंगे, बात करेंगे। एक चीज और देखने की जरूरत है हम लोग को कि कभी कभी हम लोग तो देखते हैं कि ममता, एकता, करुणा, दया, कोमल, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो ये भाववाचक संज्ञा के शब्द माने जाते हैं। लेकिन यदि ये शब्द किसी व्यक्ति विशेष के नाम के साथ बोध कराते हैं तो इनको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे यहां पर दिया हुआ है, कमलेश के परिवार में एकता नहीं है, तो जो एकता शब्द है वो आप देखेंगे ये भाववाचक संज्ञा है। लेकिन अगर वाक्य में बच्चों के बीच में देखने की जरूरत है कि जब हम कहें आज एकता की शादी है,
तब यहाँ एकता जो शब्द है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसी प्रकार से हम देखें, अगर सुधा में सभी बच्चों के लिए ममता का भाव है, तो ये ममता जो है वो भाववाचक संज्ञा है। लेकिन अगर वाक्य में प्रयोग हो रहा है ममता कक्षा में सबसे होशियार छात्रा है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ये मैंने उदाहरण जानबूझ के आपके बीच में इसलिए रखे हैं कि यहां पर आप देखेंगे कि बच्चों को हम रटंत विद्या से हटा रहे हैं। ये नहीं है कि बच्चों को रटा दिया कि एकता, ममता ये सब भाववाचक संज्ञा है। वाक्य में वो शब्द कहां पर और किस तरह से प्रयोग हो रहा है ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और वहीं जब ये समझ में आ जाए तो बच्चों को हम समझ सकते हैं कि बच्चे व्याकरण की जो भेद है, व्याकरण की जो परिभाषा है, व्याकरण की जो चीजें हैं उसको सही पाठ में सही तरीके से समझ रहे हैं। अब मैं थोड़ा बच्चों से हटकर, क्योंकि आप लोग शिक्षक हैं, डीएलएड के प्रशिक्षु भी हैं, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप इस पर थोड़ा सा अपना विचार रखें और चैट बॉक्स में लिखें कि नीचे एक प्रश्न दिया हुआ है, देश का प्रत्येक परिवार खुशहाल है। देश का प्रत्येक परिवार खुशहाल है, इसमें परिवार कौन सी संज्ञा है? जी, चैट बॉक्स में आप थोड़ा सा लिखेंगे तो ये है, ये बच्चों से थोड़ा सा अलग है, मैं आप लोग के लिए थोड़ा एक जी, कभी कभी ऐसा होता है कि किसी वाक्य में कोई शब्द संज्ञा के एक भेद को दर्शाता है, जबकि अन्य किसी वाक्य में वही शब्द संज्ञा के दूसरे भेद को दर्शाता है। जैसे हमने यहाँ पर दिया हुआ है, देश का प्रत्येक परिवार खुशहाल है। तो परिवार को अगर हम देखें तो इस परिवार जो संज्ञा है वो मुख्य रूप से समूहवाचक संज्ञा में आता है। तो परिवार जो है वो समूहवाचक संज्ञा है। लेकिन यहां जब इस वाक्य में हम परिवार की बात कर रहे हैं तो ये परिवार जातिवाचक संज्ञा को दर्शाता है। क्यों? क्योंकि इस वाक्य में परिवार शब्द जो है संपूर्ण देश के परिवारों को दर्शा रहा है। जी जी सर। अब जब बच्चों के बीच में हम ले जाएं तो बच्चों के बीच में हम देख सकते हैं कि हम इस तरह से भी बच्चों के बीच में वर्कशीट के माध्यम से भी बच्चों के बीच में ले जा सकते हैं संज्ञा को। बच्चों को यहाँ चित्र दे दिए, कुछ शब्द दे दिए हमने, और बच्चों को वाक्य में उसको प्रयोग करने की बात जब हम करते हैं तो बच्चों को बता सकते हैं कि जो चीजें आप भर रहे हैं यही संज्ञा है। जैसे रात में चमकते हैं तो बच्चे बताएंगे तारे चमकते हैं। आकाश में छाए हुए हैं तो बादल छाए हुए हैं। पेड़ पर डैश बैठी है तो चिड़िया बैठी है। तो इस तरह से हम बच्चों के बीच में वर्कशीट के माध्यम से अलग अलग प्रकार के, मैंने आप लोग के बीच में एक दो उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किए हैं। जैसे वर्ग पहेली के माध्यम से आप दे सकते हैं कि घर लिखा हुआ है, बच्चा पहचान के बताए कि वहां क्या भराएगा, तो घर के लिए र भरेगा। तो ये कुछ हमारे तरीके हो सकते हैं जिसमें हम बच्चों को एंगेज कर सकते हैं और गतिविधि के माध्यम से हम बच्चों के बीच में संज्ञा की पहचान करा सकते हैं। कुछ इस तरह से बच्चों के बीच में हम खेल करा सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर दे सकते हैं कि जातिवाचक संज्ञा नहीं है। अब बच्चे इसमें से बताएं कि शैशव, लोहा, पुस्तक, लकड़ी, इसमें से क्या जातिवाचक संज्ञा नहीं है? तो बच्चे बताएंगे शैशव। आप भी इसमें देख सकते हैं जातिवाचक संज्ञा नहीं है। तो बूढ़ा, गाय, रामायण, घड़ी, तो उसमें बच्चा बताएगा कि रामायण जो है वो जातिवाचक संज्ञा नहीं है। तो ये क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा क्या है इसमें? बंधु, सभा, सफल, मोटापा। तो बच्चे बताएंगे कि इसमें मोटापा जो है वो भाववाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है इसमें से? चावल, गांव, सेवक, भारत। तो इसमें आप देखेंगे कि जो भारत है वो
हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। आइए अब हम चलते हैं दूसरे टॉपिक पर, इसको जो है हमारा सर्वनाम। तो जब हम शब्दों का जब हम भेद करते हैं तो हम देखते हैं कि अर्थ के अनुसार, व्याकरणिक के अनुसार जो है हमारे शब्द दो प्रकार के होते हैं, विकारी और अविकारी। इत्यादि। सर्वनाम को हम जब देखें तो इसमें खुद इसके नाम में ही छिपा हुआ है, सर्व माने सब। और नामों, जो सर्वनामों में नाम छुपा हुआ है वो संज्ञा है, हम सभी जान रहे हैं। अभी हमने बात की कि जो भी नाम है वो संज्ञा है, चाहे वो वस्तु का नाम हो, किसी स्थान का नाम हो, किसी पशु पक्षी का नाम हो। तो सर्वनामों यानी सब नामों, सब संज्ञाओं के बदले जो शब्द आते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा की अपेक्षा सर्वनाम की विलक्षणता यह है कि संज्ञा से जहां उसी वस्तु का बोध होता है जिसका वह संज्ञा नाम है, वही सर्वनाम में पूर्वापर संबंध के अनुसार किसी भी वस्तु का बोध कर होता है। जैसे हम कह सकते हैं कि लड़का कहने से केवल लड़के का बोध होता है, घर, सड़क आदि का बोध तो नहीं होता। जब हम लड़का कह रहे हैं तो लड़के का बोध हो रहा है, कोई घर या सड़क इसका बोध तो नहीं हो रहा है। किंतु हम वह जब कहते हैं कि तो पूर्वापर संबंध के अनुसार ही किसी वस्तु का बोध होता है। अब थोड़ा सा हम लोग इस गतिविधि के माध्यम से गतिविधि के माध्यम से देखने की कोशिश करते हैं। मैं आपके सामने एक मैंने वाक्य रखा हुआ है, मैं इसको पढ़ता हूं, देखिए कैसा लगता है आपको। रीना ने कहा कि रीना कल पाठशाला नहीं जाएगी क्योंकि रीना को दिल्ली जाना है। रीना की नानी जी को देखने दिल्ली जा रही है। रीना की नानी जी बीमार है। इस वाक्य में कुछ अटपटा लग रहा है आपको? चैट बॉक्स में मैं इंतजार कर रहा हूं आपका। इस वाक्य में कुछ आपको अटपटा लग रहा है जी? तो आप देखेंगे इसमें कि ये रीना जो शब्द बार बार आ रहे हैं, ये वाक्य को थोड़ा सा पढ़ने में अटपटा सा लग रहा है। लेकिन इसी को अगर दूसरी तरफ जो वाक्य लिखा हुआ है उसको पढ़ते हैं, रीना ने कहा कि वह कल पाठशाला, जी धन्यवाद रामचरण जी, कि वह कल पाठशाला नहीं जाएगी क्योंकि उसको दिल्ली जाना है। वह अपनी नानी जी को देखने दिल्ली जा रही है, उसकी नानी जी बीमार है। तो शायद वाक्य पूर्व की अपेक्षा बहुत अच्छा लग रहा है। तो यहीं से हम बच्चों से परिभाषा निकलवा सकते हैं कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। जी हरपुर मान से धन्यवाद जी सर। जैसे मैं, हम, तुम, यह, आप, कौन, जो आदि, ये शाब्दिक अर्थ अभी मैंने बताया सबका नाम। तो हम सर्वनाम को कह सकते हैं कि सर्वनाम संज्ञाओं की पुनरावृत्ति को रोककर वाक्यों को सौंदर्य युक्त बनाता है। जी मनोज जी बहुत बिल्कुल धन्यवाद। तो हम लोग कह सकते हैं कि सर्वनाम जो है संज्ञाओं की पुनरावृत्ति, जो रीना जो आपने लिखा है, रीना जो बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, उसको रोककर वाक्यों को सौंदर्य युक्त बनाता है। सर्वनाम की एक और बात है कि सर्वनाम का अपना कोई लिंग नहीं होता, उसके लिंग का निर्धारण क्रियापद से ही होता है। आइए अब हम थोड़ा देखते हैं कि सर्वनाम के भेद। ये एक वर्कशीट के माध्यम से मैंने बताया कि मैं आपको बीच में थोड़ा गतिविधियों के माध्यम से चीजों को रखने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि बच्चों के बीच में बिना सर्वनाम पढ़ाए भी आप देखेंगे कि जो हमारे जूनियर के बच्चे हैं वो
भले ना जाने कि ये मेरा, उसने, वह, ये जो हम बताने जा रहे हैं ये सर्वनाम है, लेकिन वाक्य में उसको वह देख सकते हैं कि रवि दोस्त है, तो आपने दिया मेरा, उसने, तो रवि मेरा दोस्त है, तो ये मेरा क्या है? सर्वनाम है। इसी तरह से वह उसका ठीक समय पर स्कूल जाता है, तो उसका ठीक समय पर स्कूल जाता है, कुछ वाक्य अटपटा लगेगा और वो बताएगा कि वह ठीक समय पर स्कूल जाता है। अध्यापक प्यार करते हैं, उसने, उससे, उसे। तो इस तरह से बच्चों के बीच में हम रटंत विद्या की अपेक्षा हम देखेंगे कि गतिविधियों के माध्यम से हम बच्चों के बीच में अगर इन चीजों को ले जाएं तो शायद बच्चे अच्छी तरह से इसे समझ सकेंगे और अपने जीवन में भी उतार पाएंगे, और शायद मुझे लगता है हमेशा के लिए इस बच्चों के बीच में ये याद हो जाएगा। सर्वनाम के जब हम भेद की बात करते हैं तो हम देखेंगे यहाँ पर 6 प्रकार के सर्वनाम हैं। पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक। पुरुषवाचक में हम जब देखेंगे तो मैं, तुम, वह, वे। निजवाचक में स्वयं, अपने, आप। निश्चयवाचक वह, यह। अनिश्चयवाचक कोई, कुछ। संबंधवाचक जो, सो, जिसे। प्रश्नवाचक कौन, क्या। इस तरह से आप देखेंगे कि ये सर्वनाम के कुछ भेद हैं। अब हम एक एक करके इस पर थोड़ी सी और विस्तृत रूप से चर्चा करते हैं कि पुरुषवाचक संज्ञा की, सर्वनाम की जब बात करते हैं तो हम देखते हैं कि पुरुषवाचक सर्वनाम में के 3 भेद होते हैं। मैं आपके बीच में एक वाक्य रखा हूं, इस वाक्य को आप जरा देखें। उसने मुझे बताया कि तुम कल आने वाले थे। देखिएगा तीनों इसमें उसने, मुझे और तुम, ये 3 शब्द आ रहे हैं जो सर्वनाम है, लेकिन किस तरह से है तो हम ये देखेंगे। साथियों 5 मिनट के लिए तो उसने मुझे बताया कि तुम कल आने वाले हो। या एक और वाक्य आप देख सकते हैं कि मैं कह रहा हूं कि तुम उसको पैसे दे दो। मैं कह रहा हूं कि तुम उसको पैसे दे दो। तो यहां आप देख रहे हैं कि 3 शब्द जो आ रहे हैं सर्वनाम के, वो अलग अलग चीजों के लिए आ रहे हैं। यहाँ पर दूसरे वाले वाक्य में जब मैं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं, तो यहाँ पर मैं प्रथम पुरुष यानी मैं अपने लिए कह रहा हूं कि तुम उसको, तुम जब हम कह रहे हैं तो हम सामने वाले के लिए कह रहे हैं, और उसको पैसे दे दो हम किसी और को देने की बात कर रहे हैं। इसी तरह से पहले वाक्य में हम देख रहे हैं कि उसने यानी तीसरे किसी व्यक्ति ने मुझे, यानी मैं अगर यहाँ पर अपनी बात करूं वरेश कुमार को, बताया कि तुम कल आने वाले हो, यानी आप में से कोई भी जिससे मैं बात कर रहा हूं वो कल आने वाले हैं। तो इसको और हम थोड़ा सा आगे देखते हैं विस्तृत रूप में। तो हम ये कह सकते हैं कि जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करता है, जैसे मैं यहाँ पर अपने लिए कर रहा हूं, तो मैं उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम हूं। यानी वक्ता, जो वक्ता है वो पुरुषवाचक संज्ञा सर्वनाम में उत्तम पुरुष के रूप में आता है। यहां पर मैंने कुछ उदाहरण और दिए हुए हैं। मैं स्कूल जाऊंगा, तो ये अब एक चीज और देखने की जरूरत है कि यहाँ पर हम 2 रूप में, एक वचन और बहुवचन के रूप में भी सर्वनाम को देखते हैं। जैसे हम एक वचन में जब मैं अकेला हूं तो मैं कह रहा हूं मैं स्कूल जाऊंगा, लेकिन जब हम कई लोग मिलकर बात कर रहे हैं तो हम कहते हैं हम मतदान नहीं करेंगे या हम स्कूल जाएंगे, तो हम का इस्तेमाल करते हैं, वो मैं का बहुवचन हो जाता है। इसी तरह से जब हम श्रोता के रूप में देखते हैं कि जिन सर्वनामों का प्रयोग सुनाने वाले के लिए किया जाता है उन्हें मध्यम पुरुषवाचक संज्ञा कहते हैं, श्रोता होता है। जैसे मध्यम पुरुष में तुमने काम नहीं किया, तो ये तू, तुम, तुमसे, तुमने, ये जो शब्द आते हैं ये पुरुषवाचक सर्वनाम है, लेकिन ये मध्यम पुरुष के हैं।
इसी तरह से जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है उन्हें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अन्य पुरुष जिसके बारे में बात की जा रही है, तो यहाँ पर वे मैच नहीं खेलेंगे, तो यहाँ वे, उन्होंने कमर कस ली, इस तरह के जो वाक्य आते हैं ये अन्य पुरुष के पुरुषवाचक सर्वनाम के कुछ उदाहरण हैं। आइए अगला चलते हैं। अब हम जब बात करते हैं मूलतः सर्वनामों की, तो सर्वनाम मुख्यतः 11 मूल सर्वनाम हैं, जो मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ के रूप में जाने जाते हैं। लेकिन जब इन पर कारक चिन्हों का प्रभाव पड़ता है तब ये यौगिक रूप बन जाते हैं। जैसे यहां पर हमने कारक कर्ता के रूप में देखने की कोशिश करते हैं। मैं जो है एक वचन में मैंने भी बताया मैं का इस्तेमाल करते हैं और बहुवचन के रूप में हम का इस्तेमाल करते हैं। वहीं पर जब हम यह कहते हैं कर्ता के रूप में एक वचन, और जब बहुवचन में कहते हैं तो ये कहते हैं। उसी प्रकार हम कर्म में अगर देखें तो हम मैं को मुझे के रूप में देखते हैं और बहुवचन के रूप में हमें हम कहते हैं। उसी प्रकार तू अगर हम